हाय लीना, एक्चुअली पावर सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही है। इज दी ऑडियो वीडियो क्लियर? ऑडियो वीडियो ठीक है? ओके ठीक है, लग रहा है कि चलो ठीक है, देखते हैं। ओके सो आज हम लोग अपने क्लास में सेशन में पर्टिकुलर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, तो इन्वर्टर पे चलना चाहिए बट देखते हैं अभी क्या है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि अभी तक हम लोग ने जो अपना लेक्चर देखा, सो अगर आपके पास ये सिलेबस की फोटोकॉपी या फिर जो भी प्रिंट आउट वगैरह है, सो उसमें अगर आप देखोगे ह्यूमन ज्योग्राफी वाला सेक्शन, सो दैट वी हैव कंप्लीटेड। आज ट्राइबल वाला है, मैं भारत की जो इम्पोर्टेंट ट्राइबल जनजातियां पाई जाती हैं हम वो आज करा देंगे। उनकी प्रॉब्लम, एक काका रिपोर्ट है उसका थोड़ा सा आपको जिस्ट बता देंगे। सो ओवरऑल ये आपका पूरा का पूरा जो ह्यूमन ज्योग्राफी जो 7th यूनिट लिखा है ना, मैंने जो क्लासिफाई कर रखा है ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट, वो अपना हो जाएगा पूरा। ठीक, तो आज कोशिश करेंगे कि हम लोग जो ट्राइबल वाला है पूरा का पूरा अपना पढ़ लें, और उसके साथ साथ मैं आपको जो पिक वगैरह है वो भी गूगल पे से दिखाता रहूंगा, सो दैट यू पीपल कैन बेटर अप्रिशिएट कि किस तरीके की जनजाति कैसा पहनती है, कैसा उड़ती है, ये सारी चीजें एक विजुअल बन जाएगा। बाकी थ्योरी तो हम बता ही देंगे। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं भारत के अलग अलग ट्राइबल एरिया में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अपने मैं नोट्स आपको दूंगा, और काका रिपोर्ट को समझेंगे। तो इस तरीके से अपना एक ये पोर्शन होगा। साथ ही साथ इसी सिलेबस में अगर देखा जाए तो जब आप पेपर 2 में आओगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो उसमें एक लास्ट यूनिट है, यूनिट 10, दैट इज रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। लास्ट 10th यूनिट है जीएस, सॉरी मेंस पेपर 2 में, ऑप्शनल पेपर 2, 10th यूनिट रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो इसी में है प्लानिंग फॉर मेट्रोपॉलिटन, ट्राइबल, हिली, ड्रॉट प्रोन रीजन्स, फिर है रीजनल डिस्पैरिटीज इन डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लान, प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो ट्राइबल वाला हम लोग सेक्शन देखेंगे, तो इसमें जो चीजें हैं जो अभी हम आपके साथ आज के टाइम पे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो ट्राइबल प्लानिंग में भी कुछ ना कुछ चीजें बैठ जाएंगी। तो ये वहां पे भी आप उसको इनपुट कर सकते हो कि ट्राइबल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे क्या क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए, तो वहां पे भी इनपुट हो जाएगा। सो एक तीर से कई निशाने मार लेंगे हम लोग, ठीक है। सो इस तरीके से अपना आज का लेक्चर चलने वाला है, और ठीक है, कोशिश करते हैं कि सब बढ़िया रहे। स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, पता नहीं क्या है। तो ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन शेयर मार दें। सो कल का हम लोग ने यहाँ पे जो डिस्कशन किया था ट्राइबल रीजन्स ऑफ मेनलैंड इंडिया, ये आई होप थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आ गया होगा। देखिए, हम समझते हैं इनिशियली प्रॉब्लम होती है, कुछ नया कुछ जाने रहो, कुछ नया जानो तो कुछ नया जानकारी लो, तो एक इनिशियल हिकअप होती है, कैसे याद होगा, कैसे क्या होगा। बट बाय एंड लार्ज आप जब आपकी आंखों के सामने से चीजें बार बार जाएंगी, तो समझ में आ जाता है फिर, राइट। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना कम मैं बता सकूं, ज्यादा चीजें उतना वो होता है, इससे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और एक और चीज समझ लीजिए, यूपीएससी का और यूपीपीएससी का जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का कंटेंट है, उसमें बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे बहुत फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन मांगता है, बहुत फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन, और वहां पे अगर देखा जाए तो बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव चाहिए, तो उतना यहाँ पे नीड होती नहीं है। तो यहाँ पे बाय एंड लार्ज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग लगा लें, और सिलेबस जो है, सिलेबस ऑलमोस्ट 70-80% कवर कर लें, दैट इज गुड, गुड फॉर अस। सो वो काफी है, क्योंकि होता क्या है, हम लोग सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते हैं खुद से, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है कि किसमें क्या पढ़ा जाए। 100% सिलेबस नहीं कवर करना होता है। बस मैं फिर से बोल रहा हूँ, 70-80% आपने कवर कर लिया तो आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लोगे, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 5 करने होते हैं। जो ऑप्शनल का पेपर होता है उसमें 8 क्वेश्चन आएंगे, पेपर 1 में 8 क्वेश्चन, पेपर 2 में 8 क्वेश्चन, तो पेपर 1 में 8 में से आपको 5 करने हैं। ओके, अब सही है, अब सही है। सो 5 करने होते हैं, तो बस हमारे नोट्स, जॉटिंग्स, बुक रीडिंग, बस उतना शांति से करके आराम से कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं।
काफी लोग कहते हैं ना सर और बताइए, तो भाई पहले इतना तो कर लो, और क्या जान लोगे, इतना ही सिलेबस ही अभी काफी बड़ा है, और बताइए। Am I audible, लीना? Am I audible? ठीक है, ठीक, थोड़ी ग्लिचेस थी, वो पावर ऑन ऑफ हुआ है इसीलिए वाईफाई का हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि, एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर दे, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ऑल राइट, सो हेडिंग 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 पड़ेगी अपनी ट्राइब्स ऑफ इंडिया, हेडिंग अपनी पड़ेगी ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ट्राइब्स ऑफ इंडिया। सो कल हम लोग ने एक मैप बनाया था, उसी मैप को एक बार दोबारा बनाइए, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा एक चीज डिस्कस करनी। हाँ लीना, फॉर आंसर राइटिंग इन ह्यूमन ज्योग्राफी, कैन यू गिव अस सम क्वेश्चन, थोड़ा सा ये पोर्शन में पढ़ा लूं, उसके बाद सेटलमेंट एंड ज्योग्राफी भी पढ़ा दूं उसके बाद, ठीक है लीना? अभी बहुत कम सेक्शन हुआ है, हाँ। अदरवाइज आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वहां उत्तराखंड का भी ले लो, यूपी का भी ले लो, तो देखते रहो बाय एंड लार्ज क्या हो रहा है, सेटलमेंट वाला भी कराते फिर। चलिए, हाँ, तो कल हम लोग ने जो ट्राइबल रीजन देखे थे, हम लोग ने देखा था 10 पहला, दूसरा हो गया, फिर ये बड़ा सा तीसरा हो गया, फिर यहाँ पे अपना चौथा ये साउथ इंडिया का, फिर ये अपना दिस वन एंड दिस वन, ये अपना था पांचवा। सो 5 ग्रुप हम लोग ने देखे थे। अच्छा, इसमें आज मेरे को ये बताना आपको कि जो नॉर्थ और वेस्टर्न हिमालयाज में जो यहाँ हम लोग ने ट्राइब्स देखी थी, बेसिकली कौन सी रेस है? मंगोलॉइड, मंगोलॉइड प्लस मेडिटेरेनियन रेस, मेडिटेरेनियन रेस प्लस नॉर्डिक्स, नॉर्डिक्स। यहाँ पे बात करें तो ये कौन सी ट्राइब है बेसिकली? सो मंगोलॉइड, मंगोलॉइड। फिर सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया मैंने पूरा खींच लिया था, और हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि 70% इंडिया की ट्राइब तो यही रहती है, 70% ट्राइबल पॉपुलेशन, ये कल हम लोग ने बुक में भी देखा था। इसके बाद यहाँ पे कौन सी रेसेस हैं? सो बेसिकली यहाँ पे दे आर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप। फिर अगर बात करी जाए ये जो साउथ इंडिया में है, यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है, तो यहाँ नेग्रिटोज भी हैं और यहाँ पे प्रोटो एस्ट्रोलाइड भी हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड भी है। अच्छा, ये जो आइलैंड पे बात करें, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड पे, सो सेम नेग्रिटोज भी निवास करते हैं यहाँ पे इन आइलैंड्स पे, और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड भी निवास करते हैं। हाय अपर्णा, गुड इवनिंग। सो नेग्रिटोज भी निवास हैं और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड भी। सो कल के मैप में अपना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये है कि ग्रुप्स कल हम लोग ने जान लिए थे, आज मैंने रेसेस भी बता दी हैं। सो पढ़ना, कल हम लोग ने जो ट्राइबल ग्रुप का एक मैप देखा था कि 5 ग्रुप हैं, आज इसमें कर लो कौन कौन से रेसेस हैं। सो नॉर्थ और वेस्ट हिमालय वाला जो ग्रुप मैंने बताया था वो है मंगोलॉइड, मेडिटेरेनियन, नॉर्डिक्स। नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली हम लोग जानते हैं मंगोलॉइड रेस। सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में 70% ट्राइबल पॉपुलेशन निवास करती है, प्रोटो एस्ट्रोलाइड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। साउथ इंडिया का देखा तो एक्सक्यूज मी, नेग्रिटोज और प्रोटो एस्ट्रोलाइड, देन आइलैंड के बेसिकली नेग्रिटोज और प्रोटो एस्ट्रोलाइड रेसेस। सो ये आज का एक पहला जो इंफॉर्मेशन मेरे को आपको देना था।
अब हम लोग एक एक जनजातियों पे डिस्कशन करेंगे। मैं अपने नोट्स आपको यहाँ पे बताऊंगा, लिखाऊंगा। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहली साइड हेडिंग मारिए गोंड की, GOND, गोंड। गोंड गोंड आई थिंक जब मैंने इससे पहले समझाया भी था तो मैंने बताया भी था, दे आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स। और मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स है। इंडिया एंड दी वर्ल्ड दोनों के हैं, सबसे ज्यादा इनकी पॉपुलेशन है। इंडिया में देखें कहाँ पे, सेंट्रल इंडियन बेल्ट, सेंट्रल इंडियन बेल्ट में मिलेंगे ये। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? गोंडी लैंग्वेज, गोंडी लैंग्वेज बोलते हैं। अच्छा, गोंडी लैंग्वेज की अगर बात करी जाए तो मैंने आप लोग को जब लैंग्वेजेस का क्लासिफिकेशन बताया था तो मैंने द्रविडियन लैंग्वेज एक लिखाई थी आप लोगों को, द्रविडियन लैंग्वेज। उस द्रविडियन लैंग्वेज को हम लोग ने क्लासिफाई किया था नॉर्थ द्रविडियन, साउथ द्रविडियन, राइट। सो ये जो गोंडी लैंग्वेज है, इट बिलोंग्स टू नॉर्थ द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप, नॉर्थ द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट, इनका स्टेपल फूड क्या है? स्टेपल फूड क्या खाते हैं? स्टेपल फूड इनका क्या है? दो तरह के मिलेट्स, टू काइंड्स ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स पे मैंने बहुत डिटेल में अनअकैडमी पे लेक्चर दिया है। मिलेट्स, कोडो और कुटकी, कोडो एंड कुटकी, ये क्या है? मिलेट्स के नाम है जो कि एज अ स्टेपल फूड ये लोग कंज्यूम करते हैं। एग्जैक्टली, न्यूट्री सीरियल्स। सो नाउ यू नो दैट कोडो एंड कुटकी are also the types of millets that is actually used as a staple food by this Gond population. राइस को भी कंज्यूम करते हैं। राइस, दे कंज्यूम राइस ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन्स और फेस्टिव ओकेशंस। और लिखें, और लिखें, Gond believed, Gond believes that the earth, water and air are ruled by gods, are ruled by gods। देखिए, हर कोई जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, हर कोई जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो भारत के अलग अलग हिस्सों में पाई जा रही है, तो वो सारी की सारी ना वो नेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ये तो अपने आप को समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल सब्सिस्टेंस फार्मिंग, बिल्कुल सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही करते होंगे बस। तो क्या कह रहे थे हम कि जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो अपने को नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है, अपने को नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है। नेचर से कनेक्ट करने का क्या मतलब है? नेचर से कनेक्ट करने का ये मतलब है कि वो ही उसके द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूस, ट्रीज, मेडिसिन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड, उन सब का इस्तेमाल करती है। तो भाई ये लोग उसको अपने भगवान के तौर पे मानते हैं और मानते हैं कि एक शक्ति है जो इन सबको चलाती है। तो नेचर और ह्यूमन, सबसे अच्छा अगर आपको देखना है तो ट्राइबल लोग ही आपको समझा सकते हैं। सो गोंड बिलीव्स दैट द अर्थ, वाटर एंड एयर आर रूल्ड बाय गॉड्स। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो गई है? ये जो गोंड वाले एरियाज हैं, गोंड वाले एरियाज हैं,
सो यहाँ पे नक्सल्स बड़े पैमाने पे उभर के सामने आते हैं। फॉर द पास्ट फ्यू decades they have been witnessing the Naxalite moist insurgency. So जो बस्तर वाला रीजन है छत्तीसगढ़ का, वहां बड़े पैमाने पे ये लोग पाए जाते हैं, वहां ये प्रॉब्लम है। यहीं के लोगों ने मिलकर सलवा जुदूम बनाया था, जिसको हाल ही में क्या टाइम हो गया सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया, तो वो एक अलग कहानी है। तो इतना काफी है गोंड पॉपुलेशन के लिए। So for the past few decades they have been witnessing the Naxalite moist insurgency. डेवलपमेंट के नाम पे इनकी जमीनें हड़प ली जाती है, इनको प्रॉपर रिहैबिलिटेट नहीं किया जाता है, जॉब नहीं है, स्किल नहीं है, एडुकेशन नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। सो इसका फायदा कौन? ये लोग उठाते हैं, नक्सल। नेक्स्ट सेकंड, संथाल। तो संथाल्स are among the largest एक सेकेंड, Santhals are among the largest and one of the oldest tribes in India, and one of the oldest tribes in India. संथल रिवॉल्यूशन आपने सुना होगा, संथाल रिवॉल्यूशन। तो यही जनजाति के लोग इन्वॉल्व थे उसमें बड़े पैमाने पे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में रिवोल्ट है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, कई स्टेट्स में लोग पाए जाते हैं, कई स्टेट्स में पाए जाते हैं। सो बेसिकली दे आर एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब फार्मर्स। और ये कैसी फार्मिंग करते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग, जैसा कि अभी अपर्णा ने बताया, सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये एनसीईआरटी में हम लोग ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। सो व्हाट दे डू, दे क्लियर्ड फॉरेस्ट्स एंड टिल द लैंड। also well versed मतलब well equipped, प्रॉपरली इनको आता है। क्या आता है? आर्ट ऑफ हंटिंग एंड सेरिकल्चर। Also they are well versed with the art of hunting and sericulture. So संथल रिवॉल्यूशन, ईयर लिख लो, संथल रिवॉल्यूशन in 1855, संथल रिवॉल्यूशन ऑफ 1855। अच्छा, एक और हम बात आपको बताना चाहते हैं। क्या? देखो, जो ये ट्राइबल लोग हैं ना, ये पेड़ों को बहुत मानते हैं, बहुत पूजा करते हैं उनकी। ऐसे ही संथल में क्या है, ये मान लीजिए कि संथल विलेज है, इट इज संथल विलेज। ना ना ना, नहीं पढ़ना, नहीं, संथल विलेज है।
सो विलेज के चारों ओर, हाँ एग्जैक्टली, विलेज के चारों ओर ये कुछ बाउंड्री पे उसकी ट्रीज ऐसे हैं, दे आर अनटच्ड, उनको कोई काट नहीं सकता है, विलेज के चारों ओर पूरा घिरा हुआ है। सो दैट ट्रीज दैट दे रिवर्ड आर नोन एज सेक्रेड ग्रूव्स। इसको भी हम लोग ने एनसीईआरटी में पढ़ा है, सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड, सेक्रेड गेम्स नहीं है, सेक्रेड ग्रूव्स। सो दे आर एक्चुअली स्पिरिट्स, होम ऑफ स्पिरिट्स, होम ऑफ फॉरेस्ट स्पिरिट्स, सेक्रेड ग्रूव्स। और इनके भगवान, इनके देवता कौन है? मारांग, मारांग, बर्न और बोंगा, उनकी पूजा करते हैं, सुप्रीम डीटी है उनके, सुप्रीम डीटी। बस इतना काफी है, मारांग, बर्न और बोंगा सुप्रीम डीटी इनके। नेक्स्ट भील। भील जनजाति, भील, it is one of the largest, one of the largest, not the largest, it is one of the largest tribes in India. States MP, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। भील शब्द जो आया है, भील ये शब्द आया है बिल्लू से, बिल्लू, बिल्लू मतलब बो, बो मतलब आर्चरी, एक्सीलेंट आर्चर्स, दे आर एक्सीलेंट आर्चर्स। सो ट्रेडिशनली ये सब इनके डांस फॉर्म में भी देखने को मिलता है। ट्रेडिशनली दे वर एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वारफेयर्स। गुरिल्ला वारफेयर्स मतलब जो छुप के मारने की कला होती है। छत्रपति शिवाजी, दे गुरिल्ला वॉर फेयर्स, FARES, फेयर्स। और आज के टाइम पे क्या है? आज के टाइम पे ट्रेडिशनली एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वारफेयर्स, नाउ एग्रीकल्चरिस्ट हैं, एग्रीकल्चरिस्ट प्लस स्किल्ड स्कल्प्टर, स्किल्ड स्कल्प्टर, मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं। तो अच्छा, हम लोग को एक चीज समझ में, एक चीज सोचनी चाहिए कि जो जनजाति के लोग होते हैं बहुत ही मतलब मस्कुलर होते हैं, और कुछ कुछ में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी उनमें होती है, राइट? तो क्यों ना हम इन लोगों को प्रॉपरली ट्रेन करके ओलंपिक्स में भेजें? क्योंकि अगर ये मतलब सदियों से यही करते आ रहे हैं, जैसे बो है, आर्चरी करते आ रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको प्रॉपर ट्रेनिंग करा के, मतलब आज के टाइम पे जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं ये सब इनको प्रोवाइड करके, स्टेट मतलब प्रॉपर इंस्टीट्यूट में स्किल प्रोवाइड करें, तो वो लोग जाके कितना मतलब झंडा गाड़ सकते हैं भारत का। अगर ट्रेडिशनली वो इतने एक्सपर्ट हैं, उनके जीन्स में वो आ जाता है, एक्चुअली उनके जीन्स में आ जाता है, क्योंकि वो सर्वाइवल करना सीख रहे होते हैं, करते 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 इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो अगर बो और आर्चरी के मामले में अगर इन लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, या आपकी रिले रेस होती है, जो आपकी मैराथन होती है, मैराथन में देखो अक्सर ये अफ्रीका वाले ही बाजी मारते हैं। जब भी आप लोग देखोगे, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो, ये अफ्रीका वाले ही बाजी मारते हैं। तो उनके अंदर वो जेनेटिक ही है, उनके अंदर जेनेटिक ही है कि इतना ज्यादा दौड़ जाएंगे वो। हाँ, तो वही चीज है कि इन लोगों को भी ऐसा करना चाहिए कुछ। बहरहाल जानते सब हैं, करना कोई नहीं चाहता। नेक्स्ट फोर्थ लिखिए, सहारिया। अभी हम सबकी फोटो दिखाएंगे, अभी गूगल ओपन करेंगे तब। सहारिया, सहारिया ट्राइब्स, सहारिया ट्राइब्स देखें तो एमपी और राजस्थान में, एमपी और राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएंगे। दे आर एक्सपर्ट्स वुड्समैन, दे आर एक्सपर्ट, एक्सपर्ट वुड्समैन।
वाह पढ़ना, क्या बात है। दे आर एक्सपर्ट्स वुड्समैन, जो लकड़ी काट के अलग अलग आकार बना लेते हैं। एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट गैदरर्स, गैदरर्स को पेड़ पे ऊंचे ऊंचे चढ़ के खूब दूर दूर के जो फल होते हैं जो उस पे लगा होता है सब तोड़ ताड़ के ले आते हैं जल्दी जल्दी। वुड हो गया। फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है? फॉरेस्ट काफी ज्यादा आप लोग सुनते होंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो आज जान लो क्या होता है। वुड, गम, गोंद, तेंदुलीफ, तेंदुलीफ, तेंदुलीफ्स ये वही है अपनी सस्ती वाली बीड़ी, इससे खूब धुआं निकलता है, तो पत्तों से बनती है तेंदुलीफ। हनी, हनी, महुआ, महुआ, और मेडिसिनल हर्ब्स, मेडिसिनल हर्ब्स। सो महुआ की अगर बात करी जाए, ये हल्का सा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होता है, हल्का सा, इट हैज लेस देन 5% अल्कोहल, अल्कोहल। भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपको दारू पिलाने के लिए प्रमोट कर रही है। लेस देन 5% अल्कोहल होता है, ये सब मेडिसिनल वैल्यूज की बहुत होती है, मेडिसिनल वैल्यूज की बहुत होती है। इट इज प्रमोटेड बाय, इट इज रिसेंटली प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिसेंटली प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, महुआ। सो तेंदू लीफ से बीड़ी बनती है। सो ये सब क्या है? ये सब फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। सो इन्हीं में एक्सपर्ट होते हैं, जल्दी जल्दी सब बटोर लेते हैं। और एक और अच्छी चीज है सहरिया के बारे में, दे आर एक्सपर्ट इन मेकिंग बास्केट्स, मेकिंग बास्केट्स, माइनिंग, माइनिंग, फिर एक होता है क्वेरीइंग, सब एनसीईआरटी में है। दे आर एक्सपर्ट्स, दे आर एक्सपर्ट्स इन मेकिंग बास्केट्स, माइनिंग एंड क्वेरीइंग, राइट। ये हो गया सहरिया के बारे में। नेक्स्ट खोंड ट्राइब, खोंड, फिफ्थ, खोंड। खोंड, खोंड ट्राइब्स। सो खोंड ट्राइब्स की बात करें तो ये आपको हिल्स एंड जंगल्स ऑफ ओडिशा, हिल्स एंड जंगल्स ऑफ ओडिशा, खासकर नयागढ़ हिल्स, ओडिशा के नयागढ़ हिल्स में ये आपको देखने को मिलेंगे खोंड। कोंड का मतलब होता है, कोंड का मतलब होता है माउंटेनियर, माउंटेनियर, माउंटेनियर। क्योंकि ये शब्द कोंड द्रविडियन लैंग्वेज से उठाया गया है, जिसका मतलब होता है माउंटेन्स, हिल्स। सो एक्सपर्ट होते हैं पेड़, ओ पहाड़ चढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं ये लोग। सो सब हिस्टोरिकली, 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 एक सेकेंड। ओके लिखिए, हिस्टोरिकली देवर, देवर एनिमिस्ट्स, हिस्टोरिकली देवर एनिमिस्ट। लेकिन हुआ क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब ये और जनजातियों के कांटेक्ट में आए, extended contact with, extended contact with ओरिया स्पीकिंग पीपल, वहाँ की लोकल जनजातियों के, मतलब वहाँ के लोकल लोगों के कांटेक्ट में आए ओरिया स्पीकिंग पीपल, दे अडॉप्टेड हिंदुइज्म। अब ये एनिमिस्ट क्या होता है? एनिमिस्ट होता है वन हु फॉलोज एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है कि सब चीजों में जान बसती है, एनिमिज्म, सब चीजों में जान बसती है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे रॉक हो, चाहे रिवर हो, राइट। सब चीजों में जान बसती है, चाहे वो शब्द क्यों ना हो, चाहे वो कोई आकार क्यों ना हो, सब में
आत्मा होती है, ये एनिमिस्ट्स का मानना होता है। सो इनिशियली दे वर एनिमिस्ट्स, खोंड, लेकिन जब उड़िया स्पीकिंग पीपल के, वहां के लोकल लोगों के कांटेक्ट में आए ये लोग, तो उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। दे परफॉर्म शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, दे परफॉर्म शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इन्हीं की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बोलते हैं पोडू। याद आया, ये हम लोग ने देखा था नाम पोडू, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे जब आपको आई थिंक बुक में मार्क भी हम करा रहे थे, और एनसीईआरटी में भी लिखा था ये पोडू, पोडू। दे आर एक्सीलेंट एक्सीलेंट फ्रूट फार्मर्स, एक्सीलेंट फूड, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का नाम है पोडू। नेक्स्ट, सेंटिनलीज ट्राइब, सिक्स्थ सेंटिनलीज ट्राइब। सो ये आप कहां पाओगे, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे पाओगे। they are found along with other tribes like great Andamanis, Jarawas, Onge, Shompen, Nicobaris, etc. अकेले नहीं रहते हैं, ये सब भी रहते हैं। अच्छा, अगर आप लोग को पता हो तो एक 2018 में न्यूज आई थी, सेंटिलीज आइलैंड पे एक ठोक दिया गया था, फॉरेनर जॉन नाम का गया था, उसको मार दिया था वहां के लोगों ने, उस आइलैंड पे वो गया था। एक न्यूज आई थी, राइट, वो वहां पे गया था और उसको मार दिया गया था। सेंटिनली ट्राइबल, वो टूरिस्ट था, यूएस का टूरिस्ट था, उसको वहां के लोगों ने मार दिया था। ठीक है, सो बस आपको मैं दिखाता हूँ, तो गूगल पे मैं दिखाऊं लोगों को तो आप समझ जाओगे। हैव अ लुक, हाँ ये था वो इंसान, आपको आई थिंक दिस वन, अमेरिकन किल्ड इन अंडमान। सो ये देखिए, अभी तक उनकी फोटो ज्यादा नहीं सामने आई है, उनकी फोटो ज्यादा सामने नहीं आई है, अभी भी इस तरीके से वो फिशिंग कर रहे हैं। ये था जो मार दिया गया था, ये सैटेलाइट से इमेज ली गई है। ये एक केवल शख्स थी जिन्होंने उनके ऊपर स्टडी करी है, हम बताएंगे अभी बाद में। इनका नाम है मधुमाला चट्टोपाध्याय, मधुमाला चट्टोपाध्याय। सो ये था हिसाब किताब। अच्छा, आप उनको भी देख लो अब, जब गूगल ओपन कर ही दिया है। सो खोंड ट्राइब, खोंड ट्राइब को भी देख लो, राइट। सो दे आर खोंड, लिखा है ना यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा, अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे जाने जाते हैं। तो देख सकते हो कैसे दिख रहे हैं, खोंड ट्राइब। सहारिया देख लो, सहारिया ट्राइब,
इसको मैंने करंट अफेयर में भी आई थिंक दिखाया था, बताया था। राजस्थान की सहारिया ट्राइब, एक एमसीक्यू हम लोग कर रहे थे शायद। ये परफॉर्म करती फोक डांस और ये अलग अलग एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये उनका फोक डांस है, ठीक है, सहारिया ट्राइब। और इसके बाद देख लो भील ट्राइब को, भील, सो दे आर भील, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात। देखो इनके हाथ में धनुष बाण जैसा है कुछ, सो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। उनके कोई भी रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं तो उसमें ये लोग अपने साथ रखते हैं वो। तो बो एंड एरो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संथल या संथाल, जो भी कहना चाहूँ। सो ये दे आर मोस्टली एग्रीकल्चरिस्ट, मैंने लिखाया भी था। तो ये कुछ वैसे नहीं दिख रहे हैं इतना, ये एग्रीकल्चर करते हैं, सेटल्ड लैंड पे रहते हैं। यहाँ पे देखिए फीमेल्स कैसा पोशाक पहन रही हैं, राइट। सो ये अलग अलग चीजें। इसके बाद गोंड ट्राइब को देखिए, गोंड ट्राइब। एक पिक दिखानी जरूरी है, इसीलिए मतलब एक समझ में आ जाए, फील आ जाए कि हो क्या रहा है। सो दे आर गोंड ट्राइब। नेक में इन्होंने कितना ज्यादा पहन रखा है, रिंग वगैरह और ये सब, ठीक। सो ये बात थी। चलिए, तो एक फील मिल गया कि क्या हो क्या रहा है। तो सेंटलीज देखिए, दे आर हॉस्टाइल टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। लिख सकते हो किलिंग ऑफ यूएस टूरिस्ट, यूएस टूरिस्ट, जॉन नाम था उसका। और जो लेडी थी उनका नाम था, साइड में कहीं लिखना चाहो लिख लो, मधुमाला चट्टोपाध्याय। यही वो हैं जिन्होंने स्टडी करी है उनपे। एकमात्र हैं लेडी जिन्होंने स्टडी करी है उनपे, मधुमाला चट्टोपाध्याय। अब ये जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, इसको ट्राइबल रिजर्व घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट सेवेंथ, इरूला ट्राइब। इरूला ट्राइब ये तमिलनाडु एंड केरला में आपको मिलेंगे, तमिलनाडु एंड केरला में। द्रविडियन एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, द्रविडियन एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। नीलगिरी माउंटेन्स में, नीलगिरी माउंटेन्स में रहते हैं। अच्छा, ये जो इरूला ट्राइब है ना, इरूला ट्राइब ये सांप पकड़ने में और रैट पकड़ने में माहिर है। स्नेक एंड रैट कैचिंग, ये इनका मेन ऑक्यूपेशन रहा है। इसीलिए इनको डेयर डेविल्स इरूला भी बुलाते हैं, डेयर डेविल्स इरूला। और हुआ क्या था, कहानी है, यूएस में फ्लोरिडा है, तो वहां की कंपनी ने एक बार इन लोगों को यहाँ से बुलाया था स्नेक पकड़ने के लिए। तो फ्लोरिडा की एक कंपनी है, उसने इन लोगों को बुलाया टू कैप्चर स्नेक्स। बहुत एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से वही करते आ रहे हैं। तो ये जो ट्रेडिशन है वो एक दूसरे पे पास ऑन होता रहता है। तो इन लोग को बहुत ज्यादा नेचर नेचर को ये लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। बात ये, कोई किस तरीके का पेड़ है, उसमें क्या चीज खानी है क्या नहीं खानी है, किससे क्या उपयोग किया जा सकता है, कुछ नहीं उपयोग किया जा सकता है, कैसे सांपों को समझाया जाए, कैसे उससे बात करी जाए,
सो ये लोग बहुत बेटर तरीके से समझते हैं। तो आप लोग देख रहे हो ना, ह्यूमन और नेचर का जो कनेक्ट है वो कितना अच्छा है। सो इन सबको हम लोग अपने नॉलेज एक्सटेंशन में यूज कर सकते हैं, नॉलेज एक्सपेंशन में यूज कर सकते हैं एक्चुअली, अगर सही चीजें इसको पूरा डॉक्यूमेंट किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, ये सब चीजें। तो आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, हनी कलेक्शन का काम कर रहे हैं, हनी कलेक्शन का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट इरुला ट्राइब देख लो आप लोग, इरुला ट्राइब। नेक्स्ट लिखना चाहो, नेक्स्ट नाम लिख लो अंगामी। सी, ये देखो, ये देखो, इरुला ट्राइब, इंडियाज डेयर डेविल स्नेक कैचर्स। ठीक, तो ये पिक बहुत फेमस है। सो यहाँ पे तो ध्यान रखना हम लोग को, इरुला ट्राइब। नेक्स्ट अंगामी ट्राइब, अंगामी, अंगामी ट्राइब। अंगामी ट्राइब की बात करें तो ये मेजर मेजर नागा एथनिक ग्रुप है, मेजर नागा एथनिक ग्रुप। नागाओं में बहुत अंदर सब डिविजन्स हैं, तो ये सबसे बड़ा जो डिवीजन है वो है अंगामियों का। तो मेजर नागा एथनिक ग्रुप नागालैंड में बड़े पैमाने पे पाए जाएंगे, नागालैंड। दूसरी चीज ये है, मंगोलॉइड रेस को बिलोंग करते हैं, मंगोलॉइड रेस को बिलोंग करते हैं। आज के टाइम पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, एंड लाइफ स्टॉक रियरिंग, लाइफ स्टॉक रियरिंग। झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन कहाँ बोली जाती है, झूम कल्टीवेशन आपकी नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोली जाती है। झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो झूम कल्टीवेशन ये लोग फॉलो करते हैं। इनका एक मेजर फेस्टिवल है, उसका नाम लिख लो, सेक्रेनई फेस्टिवल। सेक्रेनई फेस्टिवल। नेक्स्ट खासी ट्राइब, खासी, खासी ट्राइब आपको देखने को मिलेगी ईस्टर्न मेघालय में। मेरे को लग रहा है कल मुझे लेक्चर लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे काका रिपोर्ट पढ़ानी है आपको। तो कल लेक्चर ले लेंगे, काका रिपोर्ट थोड़ी सी पढ़ा देंगे, बता देंगे, फिर परसों ऑफ रखेंगे। सो वो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। चलो, खासी ईस्टर्न मेघालय। ये आपको अब बताओ, मॉन खामेर, ये याद आ रहा है, मॉन खामेर। सो मॉन खामेर स्पीकिंग पीपल, मॉन खामेर हम लोग ने लैंग्वेज में देखा था, मॉन खामेर। आज के टाइम पे बात करें तो नाउ नाउ 85% आर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। ऐसा है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पे क्रिश्चियनिटी बड़ा धर्म है, और क्रिश्चियनिटी धर्म कैसे आया, अपने से नहीं आया है। वहां पे जो मिशनरीज गई, वहां पे उन्होंने जो काम किया, सो उन्होंने बड़े पैमाने पे कन्वर्ट कराया लोगों को।
तो ट्राइबल जनजाति थी, हो गई कन्वर्ट। तो क्रिश्चियनिटी बड़ा धर्म है वहां पे। खासी ट्राइब देखो कन्वर्ट हो गई क्रिश्चियनिटी में। अच्छा, इससे पहले वाली जो अभी हम लोग ने अंगामी पढ़ी है वो भी कन्वर्ट है, कन्वर्ट हो गए बड़े पैमाने पे। 90% तक वो भी कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी में। सो इनका अब चलो अच्छा पहले करा दें फिर पिक दिखाते हैं। ठीक है, खासी ट्राइब के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट रियांग, और यही करंट अफेयर चल रहा है अगर आपको पता हो। रियांग इन्हीं को बोलते हैं ब्रू। इनका मैंने इशू अनअकैडमी पे पढ़ा था। रियांग और ब्रू एक ही नाम है, ध्यान रखना। सो रियांग इन त्रिपुरा, रियांग इन त्रिपुरा, ब्रू इन मिजोरम। ब्रू इन मिजोरम है एक ही लोग, लेकिन त्रिपुरा में इनको रियांग बोलते हैं, मिजोरम में ब्रू बोलते हैं। मिजोरम में एक्चुअली एथनिक वायलेंस चल रहा है, एथनिक वायलेंस, एथनिक वायलेंस इन मिजोरम चला, जिसके तहत ये लोग मिजोरम से भगाए गए और ये लोग भागे। 30,000 ब्रू जो है भागे वहां से। कहाँ सेटल्ड हो गए? त्रिपुरा में। तो अब जब त्रिपुरा में सेटल हुए तो वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है वो नाराज हो गई कि ये लोग यहाँ कैसे इतने बड़े पैमाने पे आ गए, इनको यहाँ से भगाओ। तो भारत सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार, ये तीनों मिलकर काम कर रही हैं। ठीक, इनका एक फेमस फोक डांस है जिसको बोलते हैं होदाई गिरी। होदाई गिरी फेमस फोक डांस है, होदाई गिरी, ये लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट गद्दी। गद्दी, गद्दी हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर में गद्दी देखने को मिलेंगे। बेसिकली दे आर ऑफ मेडिटेरेनियन एंड हैव नॉर्डिक्स फीचर्स, Mediterranean and Nordic features. They are nomadic in nature, nomadic in nature. They rear sell क्या? Sheep, goats, mule and horses. Next, last, बकरवाल। बकरवाल, बकरवाल, बकरवाल की अगर बात करी जाए, दे आर मोस्टली मुस्लिम्स, दे आर मोस्टली मुस्लिम nomadic tribe. They are located in Pir Panjal. They are located in Pir Panjal and Himalayan mountains. Basically, India, Pakistan, Afghanistan. They are gatherers and shepherds. Sheep वगैरह चराते हैं। They practice transhumance. ये हम लोग ने एनसीईआरटी में पढ़ा है। ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है? पहाड़ों पे समर के टाइम पे जाना, अपनी शीप वगैरह को वहां पे जो ग्रासलैंड है उस पे चरवाना, विंटर हो जाए तो वापस नीचे आना, इसको बोलते हैं, ऐसा जो मूवमेंट होता है दैट इज ट्रांसह्यूमेंस। तो सर ट्रांसह्यूमेंस माइग्रेशन का पार्ट है? कैन वी कॉल दिस एज माइग्रेशन? हाँ, ये मैंने आप लोग को लिखाया था, ये मैंने आप लोग को लिखाया था कि ट्रांसह्यूमेंस हमारा इसका पार्ट नहीं है। हाँ,
सर्कुलेशन का पार्ट है। सो दिस कवर्स योर 12 important ट्राइब्स ऑफ इंडिया एंड आई थिंक मैं आप लोगों को समझाने में सक्षम रहा, आप लोगों को समझ में आई होंगी चीजें फॉर श्योर। तो ऐसा करते हैं कि आज ही खत्म करा दें क्या? अरे वाह, काका रिपोर्ट पढ़ा दें, 10-15 मिनट और ले लें, पढ़ा दें काका रिपोर्ट। सो आज ही अगर हो जाएगा तो हम 2 दिन को ऑफ दे देंगे ना, उसके बाद हमें क्योंकि पूरा नया स्टार्ट करना है सेटलमेंट ज्योग्राफी, तो आप लोग भी अपना टाइम ले लो, ब्रेक हो जाएगा आपका भी। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज ओपन करिए, फ्रेश पेज, लिखिए ट्राइबल प्रॉब्लम्स। ट्राइबल प्रॉब्लम्स, ट्राइबल प्रॉब्लम्स। तो यार इन लोग को प्रॉब्लम बहुत है, सही बात है, ट्राइबल लोगों को प्रॉब्लम बहुत है। हम लोग तो शहर में रहते हैं, हम लोग का तो सब बढ़िया है, इन लोगों को प्रॉब्लम लिटरली बहुत है। ठीक है, तो जो हम लिखते जा रहे हैं आप लिखते जाइए और सुनते जाइए। मैं हेल्थ, हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो इनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होता है, बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होता है। एमएमआर फुल फॉर्म जो ना समझ में आए मेरे से पूछ लेना कि सर इसका फुल फॉर्म क्या है। एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो मदर की मृत्यु दर है वो भी काफी ज्यादा है जब बच्चा होने के बाद जो डेथ हो जाती है। इसके बाद मॉर्बिडिटी ज्यादा होती है, मॉर्बिडिटी इनमें जो है डिसीजेस लगने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, जैसे डायरिया है, बच्चों में डायरिया, 5 साल के बच्चों तक डायरिया कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंडिया में उसी से मौतें होती हैं बच्चों की, डायरिया से। पता नहीं चलता कि डायरिया हो गया, लूज मोशन आते रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। सो डायरिया अंडर 5 मॉर्टेलिटी में बहुत, भारत में बच्चे काफी मरते हैं डायरिया की वजह से। इसके बाद मलेरिया, मलेरिया क्योंकि ये जहाँ पे रहते हैं वो ऐसा एरिया है कि पानी वगैरह भरा रहता है और पेड़ वगैरह है, तो मच्छर तो ढेर सारे होंगे ही। आप ही खड़े हो जाओ बाहर तो मच्छर आपके सर के ऊपर इतने ढेर सारे हो जाते हैं, तो वो सोचो तो जंगल में रह रहे हैं। नेक्स्ट जॉन्डिस से भी काफी मृत्यु होती है इनकी, जॉन्डिस। तो कई सारी बीमारियां एक साथ इनको ले डूबती हैं। दूसरा एडुकेशन, एडुकेशन की अगर बात करी जाए तो वो भी हालत सही नहीं है। नेक्स्ट लाइवलीहुड, लाइवलीहुड की बात करी जाए तो इतना इनके पास स्किल होता नहीं है कि कुछ और कर सके। अभी हम सब बात करेंगे, अभी लिखते रहो बस। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अपने एरिया से इनको निकाल दिया जाता है लेकिन प्रॉपर जगह नहीं दी जाती है। जगह इन द सेंस कि इनको रिलोकेट नहीं किया जाएगा, इनका लैंड छीन लिया जाएगा, इनकी जमीन छीन ली जाएगी, लेकिन इनको कहीं और रिलोकेट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज पावर्टी, पावर्टी में भी दोस्तों ये लोग एक्सट्रीम पावर्टी झेलते हैं। एक्सट्रीम पावर्टी, एक पावर्टी तो ठीक है, पावर्टी होती है, एक होती है एक्सट्रीम पावर्टी। सो दे फेस एक्सट्रीम पावर्टी। इसके बाद फॉरेस्ट राइट्स के इशू भी आते रहते हैं, फॉरेस्ट राइट्स के इश्यूज भी होते रहते हैं। सो बाय एंड लार्ज ये है ट्राइबल प्रॉब्लम्स। तो अगर आपको कुछ लिखने को आए तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं। तो पहले क्या था, आप लोग इधर उधर जा सकते थे, अब बिल्कुल इसी पे लिखिएगा, कुछ भी सोचिए इसी पे लिखिएगा। हेल्थ, एडुकेशन, लाइवलीहुड, डिस्प्लेसमेंट, पॉवर्टी, फॉरेस्ट राइट इश्यूज, इन्हीं के इर्द गिर्द लिखिए, आराम से 2 पन्ने भरे जा सकते हैं, 1.5 पन्ने भरे जा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड, लाइवलीहुड बताया तो, अब पढ़ना, लाइवलीहुड में एम्प्लॉयमेंट ही है। प्रॉब्लम होती है, लाइवलीहुड प्रॉब्लम होती है इन लोगों को, कोई और एम्प्लॉयमेंट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि प्रॉपर स्किल नहीं होती है, प्रॉपर स्किल नहीं होती है, कुछ लाइवलीहुड इनका हो ही नहीं सकता, फॉरेस्ट पे ही बेस्ड रहना पड़ता है इनको। लिख लिया, डन। ओके कूल। अब लिखिए, हेडिंग मारिए काका कमिटी रिपोर्ट, और काका की स्पेलिंग जरा आराम से संभल के लिखना, दिस इज द स्पेलिंग।
XA लिखते हैं, लेकिन इट इज प्रोनाउंस्ड एज काका। तो XA लिखा जाता है, लेकिन बोला जाता है काका। तो काका कमेटी रिपोर्ट, इनका नाम था वर्गीस काका, वर्गीस काका। तो 2013 में कमेटी बनती है, यूपीए की सरकार है उस समय, तो वर्गीस काका कमेटी बनाई जाती है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि जो है, जाओ देखो क्या प्रॉब्लम है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखो, टू लुक इनटू सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एजुकेशन एंड हेल्थ स्टेटस देखो जाके ट्राइबल लोगों का पूरे इंडिया में क्या क्या है। फिर देखो किस तरीके से हम लोग अलग अलग सेक्टर्स को कन्वर्ज करा सकते हैं, तो इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस, कैसे हम लोग अलग अलग सेक्टर्स को इनके लिए कन्वर्ज करा सकते हैं। सो इंडिया में अगर बात करी जाए, एक डेटा याद रखो, 10.43 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन है, दैट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, है ना। कल हम लोग ने शायद 8.6 देखा भी था, टेबल हम लोग देख रहे थे, 2011 का सेंसस था शायद। सो एसटीज, तो इंडिया में 8.6% एसटीज हैं। एसटी मतलब यही जो ट्राइबल हम लोग बात कर रहे हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन जो हम लोग बात कर रहे हैं। अब आप लोग क्या करोगे, जो काका कमेटी की रिपोर्ट है उसको आप लोग थोड़ा सा पॉइंट्स में लिखना। सो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। सो काका कमेटी रिपोर्ट ने किस किस सेक्टर पे बात करी। सो काका ट्राइबल पॉपुलेशन की जो इन्होंने स्टडी करी, हेल्थ पे, हेल्थ, एडुकेशन, लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन और फॉरेस्ट राइट्स। फॉरेस्ट राइट्स। सो अगर मैं इसको 3 ब्रॉड कैटेगरी में, हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों इन्होंने बोला। सो अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो हेल्थ, एडुकेशन, लाइवलीहुड, ये एक ग्रुप में आ गया जिसको मैं बोलूंगा सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। फिर डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, ये माइग्रेशन रिलेटेड चैलेंजेस, माइग्रेशन रिलेटेड। और ये जो फॉरेस्ट राइट्स और ये एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव चैलेंजेस। इसको इस तरीके से हम लोग बैठा सकते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जितने पे हम बात कर सकते हैं उतने पे करते हैं, ठीक है। सबका हो गया, बना लिया, साइड हेडिंग मारिए हेल्थ। ओके,
साइड हेडिंग मारिए हेल्थ। हेल्थ हेल्थ इन्होंने कहा कि हेल्थ की अगर बात करी जाए तो हेल्थ केवल एक चीज नहीं है, हेल्थ के लिए काफी फैक्टर जिम्मेदार हैं, काफी फैक्टर जिम्मेदार हैं। जैसे इन्होंने बोला, एक शब्द इस्तेमाल किया, सोशल डिटर्मिनेंट्स। सोशल डिटर्मिनेंट्स, ये जो शब्द है ये बताता है कि हेल्थ के लिए देयर आर सम सोशल डिटर्मिनेंट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल। सो सोशल डिटर्मिनेंट्स में क्या आते हैं? आपका आता है लिटरेसी, लिटरेसी, इनकम, इनकम अच्छी होगी तभी तो आप हेल्थ को ध्यान रख कर पाओगे अपना। फिर आपके पास एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, लाइवलीहुड है कि नहीं, तभी तो इनकम होगी। फिर वाटर रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो भी आपको हेल्थ का निर्धारण करते हैं। फिर सैनिटेशन, हाइजीन, ये सब कैसा है। तो कहने का ये मतलब है हेल्थ केवल एक पहलू पे हम लोग को नहीं बात करनी है, हम लोग को काफी चीजें एक साथ देखनी पड़ेगी, काफी चीजें एक साथ देखनी पड़ेगी। और इसी में अगर बात करी जाए, एक तो पहला सोशल डिटर्मिनेंट्स हो गया। दूसरी बात ये है, दूसरी बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी अपने को अवेल करानी पड़ेगी, राइट। फूड सिक्योरिटी अपने को अवेल करानी पड़ेगी सो दैट जो 3A का कॉन्सेप्ट है अपना वो अच्छे से हो पाए। अफोर्डेबिलिटी, ये एनसीईआरटी में हम लोग ने देखा है, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो फूड सिक्योरिटी वहां पे अवेल कराइए इन एरियाज में, तो हेल्थ अच्छी हो पाएगी, हेल्थ अच्छी हो पाएगी। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ट्राइबल हेल्थ असेंबलीज बनानी चाहिए, ट्राइबल हेल्थ असेंबलीज बनानी चाहिए, जहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हो और जहाँ पे जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो भी इन्वॉल्व हो। सो ट्राइबल हेल्थ असेंबलीज बनानी चाहिए, और ऐसी असेंबलीज महाराष्ट्र में बनती हैं, ऐसी असेंबलीज महाराष्ट्र में बनती भी हैं। फिर हेल्थ के बारे में इन्होंने बोला जो इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको यूटिलाइज करना चाहिए। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इनकी कि कौन सा मेडिसिनल प्लांट है, कौन किसको खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए, सो मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से हैं, राइट। इनकी जो नॉलेज है हर्ब्स की उसको अपने को एक्सप्लोर करना चाहिए, ना कि पूरा नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। सो ये हेल्थ के बारे में इन्होंने कुछ बातें बोली। हेल्थ लिख लिया, सबको समझ में आ गया? ओके, नाउ हेल्थ इज डन। नेक्स्ट एडुकेशन, नेक्स्ट इज एडुकेशन। एडुकेशन की अगर बात करी जाए सो इनका जो ड्रॉप आउट रेट है बड़ा जबरदस्त है। ड्रॉप आउट रेट, ड्रॉप आउट रेट अगर बात करी जाए, सेंसस का मैं आंकड़ा उठा रहा हूं, क्लास 1 to 10th ड्रॉप आउट रेट है इनका 70%। मतलब 10th, बस 10 तक का है, उसके बाद ये ड्रॉप कर जाते हैं। तो एसटीज का 70% है, 70% ड्रॉप आउट रेट। अर्ली मैरिज हो जाएगी, लाइवलीहुड अलग अलग छोटे छोटे कामों में बच्चों को फंसा दिया जाएगा, तो पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। तो सेंसस 2011 का डेटा बोलता है कि इनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। भारत का है ऑलमोस्ट 50%, पूरे भारत का एवरेज, इनका है 70%, इंडिया का है 50%। सो एडुकेशन ये हो गया। फिर दे हैव लो लिटरेसी लेवल, they have low literacy levels compared to other social groups, compared to other social groups।
इन्होंने कमिटी ने बोला कि मेक एजुकेशन इंक्लूसिव, मेक एजुकेशन इंक्लूसिव, ये अच्छा शब्द है। एजुकेशन को इंक्लूसिव करिए, इनके भी नॉलेज, इनके भी कल्चर को आप उसमें इंक्लूड करिए, राइट। इनकी जो भाषा है, इनका जो कल्चर है, रहन सहन है, तरीका है, और इन्हीं में से टीचर रिक्रूट भी करिए। आप बाहर का टीचर लाओगे, दूसरे राज्य का लाओगे, इनके कल्चर को क्या समझेगा, इनकी भाषा को क्या समझेगा? सो गैप कितना क्रिएट होगा। तो इन्हीं में से टीचर्स लाइए ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए, सबसे बड़ी चीज एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, स्कूल लगाओ, टीचर, लोकल टीचर को हायर करो, रिक्रूट देम लोकली, ठीक। फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दीजिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दीजिए। अब ये नहीं कि बिल्कुल 15 साल हो रहा है, 18 साल हो रहा है फिर एजुकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन किसमें दीजिए? इंग्लिश में नहीं, उनकी मदर लैंग्वेज में। सबसे बड़ी बात, जब बच्चा स्टार्टिंग में सीखता है तो अपनी भाषा ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, उसको समझ में आता है। इंग्लिश बोलने लग जाओगे तो क्या समझेगा वो? मदर लैंग्वेज, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दीजिए उसकी मदर लैंग्वेज में। फिर आपने एक एक्ट सुना होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करो, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करो भैया इसका, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज नेसेसरी। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। फिर उसी में आप ऐड कर सकते हो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐड कर सकते हो। सो दिस इज आवर एजुकेशन पार्ट। इसके बाद क्या है? लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट। So more than 90% of tribal population resides in rural areas. ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, more than 90%। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि they are underrepresented. STs are underrepresented in government services. They are underrepresented in government services. तो प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये है कि रूरल एरियाज में है, सो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इनको फार्मर्स को नॉलेज देनी पड़ेगी, फार्मर्स को, फार्मर्स की जो नॉलेज है उसको अपने को इन्हांस कराना पड़ेगा। हम लोग को इनको अलग अलग तरीके सिखाने होंगे, अलग अलग कैसे चीजों को सही किया जाए। जैसे कि मान लीजिए पानी का इस्तेमाल, तो हम लोग को इनको माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स सिखानी होंगी, स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन, ये सब समझाना होगा। फिर हम लोग इनको वाटर कंजर्वेशन बता सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन कैसे पैदावार बढ़ा सकते हो आप, लैंड कैसे ठीक कर सकते हो, अपना प्रिवेंट कर सकते हो जो लैंड डिप्रिवेशन हो रहा है। फिर क्रेडिट और बैंकिंग, क्रेडिट एंड बैंकिंग नॉलेज हम लोग इनको दे सकते हैं, राइट। तो बाय एंड लार्ज आप लोग ये पूरा जो रूरल एरियाज से प्रॉब्लम और ये होती है, आप इसको ऐड कर सकते हो। अच्छा, इसमें वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट किया जा सकता है इन एरियाज में, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ये तो बहुत उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं हम लोग। सो ये यहाँ पे लिखा जा सकता है।
सो लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट, और यहीं पे हम लोग बात कर लेंगे कि प्रॉपर स्किल भी जरूरी है, प्रॉपर स्किल भी इनको होना जरूरी है, प्रॉपर स्किल, सो दैट वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सरकार इस मसले पे ट्राइफेड है, आपने सुना होगा, मैं भी करंट अफेयर में कितना पढ़ाता रहता हूँ ट्राइफेड के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एक आर्म है ट्राइफेड, वो इनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचता है। इसकी वो कौन है एम्बेसडर, बॉक्सर है, बॉक्सर लेडी जो बॉक्सर है वो इसकी एम्बेसडर है, मैरी कॉम, नाम सुना होगा, मैरी कॉम, ये एम्बेसडर है। हाँ हाँ हाँ। सो इस कमिटी ने एक चीज बोली कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट खोलना चाहिए, बहुत जबरदस्त चीज, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। ये लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया। ओके, इसके बाद क्या है, माइग्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। माइग्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, माइग्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम ये कि ये लैंड एलियनेशन इसे बोलते हैं, इनको लैंड से बेदखल कर देना और प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ना देना, राइट। सो लैंड एलियनेशन या लैंड डिप्राइवेशन, लैंड डिप्रीवेशन। सो कई सारे स्कीम्स हैं, कई सारे लॉज हैं, सो दैट इनको फेयर कंपनसेशन मिल पाए, फेयर कंपनसेशन, फेयर कंपनसेशन इनको मिलना चाहिए, राइट। इन ट्रांसपेरेंसी अपनानी चाहिए, ये सब बातें कमेटी ने बोली है, ट्रांसपेरेंसी अपनानी चाहिए जब आप लैंड एक्विजिशन कर रहे हो, तो लैंड एक्विजिशन कर रहे हो तो ट्रांसपेरेंसी अपनानी चाहिए, प्रॉपरली रिहैबिलिटेट करना चाहिए, प्रॉपरली रिहैबिलिटेशन इन लोगों का होना चाहिए, राइट। तो ये सारी बातें बोली हैं। इसमें बोला है कि ग्राम सभा को मेन सेंटर बनाना चाहिए, ग्राम सभा should be should be created as the should be created as the main center। तो इनकी कंसेंट होना जरूरी है, इनकी कंसेंट होना जरूरी है जब भी लैंड एक्विजिशन वगैरह होगा, और ये फॉरेस्ट राइट्स में है भी, ये जो फॉरेस्ट राइट्स है उसमें ये चीज है भी, लेकिन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, बात ये है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। इसके बाद फॉरेस्ट राइट्स इश्यूज, लास्ट वाला अपना जो है फॉरेस्ट राइट्स इश्यूज, बस ये लास्ट है, इसको कर लो, फॉरेस्ट राइट्स इश्यूज। सरकार ने दो कानून जो बना रखे हैं उसको हम लोग प्यार से बुलाते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, और एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये यार इन दोनों ने प्रॉब्लम कर दी है, सेटबैक फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा लूप होल्स हैं कि आराम से इनकी जमीन को हथियाया जा सकता है, इतने ज्यादा इसमें लूप होल्स हैं कि बिना उनकी कंसेंट लिए इनकी जमीन, इनके लैंड को हथियाया जा सकता है। अभी अभी 2019 में ही एक इशू हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जो 12 लाख ट्राइबल लोगों का वो जमीन है उसको लौटाया जाए। तो कंपनी एक थी, बहुत ये
फेमस इशू था पिछले साल का, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लेके ही था। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत वो हो रहा था कि इनकी जमीन ली जा सकती है, तो ले ली सरकार ने, और वो प्राइवेट हाथों में जानी थी। तो ये सारे के सारे लोग पहुंच गए। 12 लाख ट्राइबल्स लोगों का लैंड इन्वॉल्व था इसमें, बहुत बड़े पैमाने पे था। सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और ये ट्राइबल लोगों की जमीन इनको वापस मिल जाती है, राइट। तो फॉरेस्ट राइट इश्यूज हैं। इसके बाद आपने 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अंदर अलग अलग राज्य आते हैं ना, और 5th शेड्यूल में कुछ आते हैं, कुछ 6th शेड्यूल में आते हैं। सो जो 5th और 6th शेड्यूल है, इसको रिव्यू करने की जरूरत है। इनका जो अलग अलग इनको राइट्स दे दिए गए हैं ना, राइट्स, इसको प्रॉपर बैलेंस करने की जरूरत है, प्रॉपर बैलेंस करने की जरूरत है। बैलेंस इन द सेंस कि एक शेड्यूल को ज्यादा दे रखी है पावर, एक शेड्यूल को कम दे रखी है पावर, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है। ऑटोनॉमी की ज्यादा जरूरत है, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना, राइट, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना, सो दैट वो अपना जो रिसोर्सेज हैं उसको अपने हिसाब से यूज कर पाए, अपने हिसाब से यूज कर पाए। ठीक है, सो इतना काफी था। सो आई होप आज का जो लेक्चर आपने किया तो समझ में आया होगा चीजें, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मैंने समझाने की कोशिश करी। तो ये इसमें हम लोग ने प्लानिंग वाला भी देख लिया, मैंने स्टार्टिंग में कुछ समझाया था सिलेबस को लेके, तो हम लोग ने प्लानिंग वाला भी इसमें देख लिया है। सो ट्राइबल प्लानिंग का जो कुछ सेक्शन है वो इसमें आ गया है कि किस तरीके से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो डायमेंशंस आपको मिल चुकी हैं, और उसी में इधर उधर आपको चीजें बस ऐड ऑन करके लिखते जाना है। तो ठीक है, क्या करते हैं कि कल और परसों ऑफ रखते हैं, जितना पढ़ाया पढ़िएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेटलमेंट ज्योग्राफी का पार्ट, अब ये थोड़ा चलेगा। ठीक है, सब लोग ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, नोट्स को शॉर्ट करते जाइए। मिलते हैं मंडे को, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। कोई बात हो हमसे कर लेना, कोई भी बात हो हमसे कर लेना, बाय 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 बाय।